हेलो फ्रेंड। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो फ्रेंड, लर्निंग वीडियो के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ चीज़ें हम डिस्कस करें। तो ये एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस एक्शन क्या होता है? तो प्राइस एक्शन मीन्स मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी प्राइस प्लॉटेड ओवर टाइम। मतलब जो सिक्योरिटी है, कोई स्टॉक है, इंडेक्स है, उसकी जो मूवमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे होती है, उसको स्टडी करना मतलब प्राइस एक्शन है। तो प्राइस एक्शन अलाउज अ ट्रेडर टू रीड मार्केट एंड मेक सब्जेक्टिव ट्रेडिंग डिसीजन बेस्ड ऑन रिसेंट एंड एक्चुअल प्राइस मूवमेंट रादर देन रिलाइंग सोनली ऑन टेक्निकल इंडिकेटर। इसका क्या मतलब है कि अगर हम प्राइस मूवमेंट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं, तो वो जो प्राइस का जो मूवमेंट हमको जो दिखाता है उसको प्राइस एक्शन बोलेंगे। और प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम जो जो ट्रेडिंग करते हैं उसको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। ये एक मोस्ट प्रॉफिटेबल वे है ट्रेडिंग करने का। इसमें कोई भी ट्रेडिंग इंडिकेटर या कोई भी हमको पैरामीटर दूसरा कोई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये एक बोलेंगे कि एक लीडिंग इंडिकेटर है या लीडिंग वे ऑफ ट्रेडिंग है, क्योंकि जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं वो मोस्टली लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। क्योंकि उसमें पहले प्राइस का मूवमेंट होने के बाद में सिग्नल जनरेट होता है। पहले प्राइस जो है अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में चले जाएगा, अच्छा खासा मूवमेंट हो जाएगा, उसके बाद में उसमें सिग्नल जनरेट होते हैं। So price action provide all the signals you will ever need to develop a profitable and high probability trading system. These signals collectively are called price action trading strategies. तो सिग्नल क्या है? ये सिग्नल मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, स्विंग हाई या स्विंग लो के बेसिस पे ट्रेडिंग करना है। तो ये जो है हमको एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि हमारा ट्रेडिंग जो है अगर हम अच्छे से करें प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो भी लीडिंग ट्रेडर्स है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही अधिकतर ट्रेडर काम करते हैं रादर देन रिलाइंग ऑन इंडिकेटर। तो आइए इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। तो इसमें हम मार्केट साइकिल क्या होते हैं देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, मतलब मार्केट के फेजेस क्या होता है देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे। ये हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक पैटर्न का। तो उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके उसको एक बार ये दोनों वीडियो देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। एंड फिर कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे हम एंट्री और एग्जिट कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मार्केट साइकिल से। तो मार्केट साइकिल जो होता है वो ब्रॉडली फोर साइकिल्स होती है, फोर फेजेस होती है साइकिल की। तो फर्स्ट जो है वो एक्यूमुलेशन फेज है। दिस फेज डज नॉट हैव अ क्लियर ट्रेंड एंड इज अ पीरियड ऑफ एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन मतलब एक्यूमुलेशन हो रहा है वहाँ पे, मतलब इसमें क्लियर ट्रेंड नहीं रहता है। जो स्टॉक जो है या सिक्योरिटी जो है एक प्राइस रेंज में काफी दिनों तक मूव करता है। इट लुक्स लाइक अ रेंज मार्केट विद ऑब्वियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया इन डाउन ट्रेंड। मतलब बेसिकली एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड आता है ये। डाउन ट्रेंड में एक मार्केट ऐसे मतलब एक रेंज में फंस जाता है, जो एक सपोर्ट, नीचे का एरिया जो है सपोर्ट और ऊपर का एरिया जो है एक रेजिस्टेंस की तरह हमको दिखता है। तो इट में लास्ट फॉर फ्यू वीक टू फ्यू मंथ टू मैनी मंथ भी। तो इसमें होता क्या है कि जो बड़े बिग पॉकेट इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, पोजिशनल जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है, वो इसमें पोजीशन बनाते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर्स है, बिग पॉकेट इन्वेस्टर, वो इसमें पोजीशन बनाते हैं। और याद रखिए, जो एक्यूमुलेशन फेज जितना बड़ा रहेगा, जितना ज़्यादा समय तक चलेगा, उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होगा उस स्टॉक में। क्योंकि ज़्यादा देर तक या ज़्यादा समय तक एक्यूमुलेशन फेज है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक बड़ी पोजीशन बनी है, एक बड़ा इन्वेस्टर ने एंट्री ली है। तो उसके बाद में जब ब्रेकआउट होगा उस फेज से, तो एक बड़ी मूवमेंट होगी। सो इसमें जो है लार्ज ट्रेड्स इसमें नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब तक कि ट्रेंड कंफर्म नहीं होता है, तब तक कि जो ट्रेडर्स है, पोजिशनल ट्रेडर्स है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, वो इसमें एंट्री नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रेंड है वो क्लियर नहीं होता है। उसके बाद आता है एडवांसिंग फेज। तो ब्रेकआउट ऑफ एन एक्यूमुलेशन फेज रिजल्टिंग एडवांसिंग फेज। तो एक्यूमुलेशन फेज का जब ब्रेकआउट होता है तो एडवांसिंग फेज आता है। दिस फेज हैव हाई वॉल्यूम ऑफ शेयर्स and traders who remain silent during the accumulation phase aggressively purchase stock, and this is the best time for traders to make money. तो आइए मैं यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये यहाँ से एक मार्केट नीचे की तरफ आया, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए।
उसके बाद में काफ़ी समय तक इस रेंज में फंस गया, ना तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर पा रहा है, ना नीचे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये एक एक्यूमुलेशन फेज है। यहाँ पे जो है बिग पॉकेट इन्वेस्टर, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस जो है वो यहाँ पे माल उठा रहे हैं, पोजीशंस बना रहे हैं। और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एडवांसिंग स्टेज चालू हो जाता है। तो ये एक ट्रेंड भी, मतलब मार्केट जनरेट करता है, ट्रेंड भी, मतलब अप ट्रेंड भी स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा जैसे ही ये फेज, ये जो जोन है उसका ब्रेकआउट होगा। क्योंकि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स जो है यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो एक वॉल्यूम के साथ में इस फेज का ब्रेकआउट होगा। तो ये एडवांसिंग फेज में जाएगा फिर मार्केट। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि ट्रेडर हु परचेज स्टॉक ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन फेज बिगन टू एग्जिट द मार्केट। यहाँ पे जिन्होंने पैसा मतलब इन्वेस्ट किया है, स्टॉक उठाया है, यहाँ पे ये बेचना चालू कर देते हैं। तो एन इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ शेयर बट नॉट इन इट्स प्राइस। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि इधर से जो यहाँ पे जो ट्रेडर्स है या पोजिशनल ट्रेडर्स है वो जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाई हुई इसमें पोजीशन बनाते हैं। साथ में ही यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने यहाँ पे माल परचेस किया वो यहाँ पे सेलिंग करते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देयर इज लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन अर्ली स्टेजेस एज इन्वेस्टर बिगन टू पुल आउट ऑफ द मार्केट विच प्रेजेंट अ गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के लोग माल बेचेंगे, साथ में ही कुछ लोग यहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट होते रहता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज आइडेंटिफाइड थ्रू सर्टेन चार्ट पैटर्न्स लाइक हेड एंड शोल्डर, टॉप एंड बॉटम फॉर्मेशन। तो ये बहुत सारे इसमें मतलब जो चार्ट पैटर्न्स है इसके, हेड एंड शोल्डर्स है उसका ब्रेक डाउन, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बेसिकली। तो उसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कुछ चार्ट पैटर्न्स बनते हैं जिसके बेसिस पे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। ये भी एक जैसे एक्यूमुलेशन फेज एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड एक रेंज बाउंड मार्केट रहता है, वैसे ही ये एक अप ट्रेंड के बाद में एक रेंज बाउंड मार्केट हमको लगता है कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट बन गया है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन फेज का ब्रेकडाउन होता है, एक डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है जिसको डिक्लाइनिंग फेज बोलते हैं। डिक्लाइनिंग फेज में क्या होता है कि यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशन बनाई, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा ये सोच के, वो सब की पोजीशन लॉस में जाने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब लोग एग्रेसिवली एग्जिट करते हैं और कुछ पोजीशन जो है वो शॉर्ट भी बनती है यहाँ पे। मतलब जो नए जो ट्रेडर्स है वो शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, प्लस यहाँ पे जिन्होंने पोजीशन बनाई थी उनको लॉस हो रहा है, लॉन्ग पोजीशन बनाई थी तो यहाँ पे वो एग्जिट करते हैं, अपने लॉसेस को कट करते हैं। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक गिरावट आती है। और ये जो पीरियड है ये एक इन्वेस्टर के लिए भी मतलब पेनफुल रहता है, डिक्लाइनिंग फेज जो है वो, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस होते रहते हैं। जो भी माल उठाता है वो, जो बोलते हैं ना कि डोंट कैच फॉलिंग लाइक नाइफ, तो इसी फेज को बोलते हैं। So those traders who bought stock during distribution phase hastily try to sell to cut losses. The lack of demand drive down the prices of stock, क्योंकि यहाँ पे कोई बायर नहीं रहता है तो डिमांड नहीं रहेगी। प्राइस ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज एंड यू सी सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। मतलब ये डाउन ट्रेंड चालू होता है तो लोअर हाइज और लोअर लोज यहाँ पे दिखेगा। तो ये चार साइकिल्स होती है मार्केट की। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट के स्टेजेस क्या होती है। तो मार्केट मेनली दो इसमें होता है, दो स्टेजेस में, एक ट्रेंडिंग होती है, ट्रेंडिंग फेज होती है, दूसरा एक रेंज बाउंड मार्केट होता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंड हो सकता है या डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो ट्रेंड क्या होता है पहले वो देखते हैं कि इट इज अ ब्रॉड अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ स्टॉक प्राइस ओवर टाइम। मतलब एक टाइम पीरियड में मार्केट का ब्रॉडली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट को हम ट्रेंड बोलते हैं। अप ट्रेंड यानी क्या होता है कि इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज ओवर टाइम। मतलब जब मार्केट में एक हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एंड एक रेंज बाउंड मार्केट में सिक्योरिटी और इंडेक्स ऑक्सिलेट बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस ट्रेडेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है कि ना ही वो डिसिसिवली अपने हाई को ब्रेक कर पाता है और ना ही वो लो को ब्रेक कर पाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर ये रिट्रेसमेंट आया, तो जिसने इसका प्रीवियस लो जो है उसको ब्रेक नहीं किया, मतलब हायर लोज बनाया। उसके बाद में ऊपर गया तो इसने प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया, मतलब वो हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। तो ये एक अप ट्रेंड हो गया है जिसमें कि एवरी हाई consecutive high is above previous high and every consecutive low is
अबो प्रीवियस लो, मतलब प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये ट्रेंड कब तक के कंटिन्यू है, हम कहेंगे कि जब तक के प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो जाता। जैसे देखिए यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे एक प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसने हायर लो जो बना रहे थे वो नहीं बनाया है, यहाँ पे लोअर लो बनाया है, तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड जो है वो रुक गया है ऐसे बोलेंगे। उसके बाद में फिर मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट बन गया है। ये जो दो ऊपर का जो रेजिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट है, इसमें ही ट्रेड कर रहा है काफी दिनों तक मार्केट। इसको फॉल्स ब्रेकआउट दिया है। देखो रेंज बाउंड मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन होते रहेंगे, तो वो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए रहते हैं। तो जब तक कि ये डिसेसिवली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं देते हैं, तब तक कि ये रेंज बाउंड ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ये अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास आया, अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और फिर यहाँ से नीचे आ गया, तो इसने इस लो को भी ब्रेक कर दिया, मतलब लोअर लो बनाया। फिर ऊपर गया तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब लोअर हाई बनाया। फिर वैसे ही लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, मतलब ये एक डाउन ट्रेंड हो गया। तो जो स्विंग है वो क्या बता रहे हैं, उसके हिसाब से हमको ट्रेंड कौन सा है वो पता चलेगा। तो हमको सिंपल से याद रखना है कि अप ट्रेंड में एक हायर हाई हायर लो बनता है, एंड डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो बनता है। तो फ्रेंड ये क्यों जरूरी है जानना, क्योंकि हम एज अ ट्रेडर हम एक ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक रेंज बाउंड मार्केट में उतनी अच्छी मूवमेंट नहीं मिलती है, स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी एक ट्रेडर है ना अच्छा खासा पैसा एक ट्रेंडिंग मार्केट में बना सकता है। तो इसीलिए हमको ट्रेंड क्या है, मार्केट ट्रेंड में है या नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेंड फॉलो करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है हमको। अगर हमको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो ट्रेंड ट्रेडिंग करना है। तो अब हम इस ट्रेंड के स्ट्रेंथ को कैसे मतलब असेस करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंड जो है वो उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो उसके लिए हमको पहले ट्रेंडिंग मूव क्या होती है और रिट्रेसमेंट मूव क्या होती है जानना है। तो ट्रेंडिंग मूव मतलब क्या होता है कि मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड इज कॉल्ड एज ट्रेंडिंग मूव एंड इट इज अ स्ट्रॉन्गर एंड ऑफ द ट्रेंड। मतलब जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड है, जो ट्रेंड के डायरेक्शन में जो ये जो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है वो ट्रेंडिंग मूव है, ये जो नीचे की तरफ हो रही है वो रिट्रेसमेंट मूव है। तो ये जो ट्रेंड के डायरेक्शन में जो मूव है वो जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना ही ट्रेंड स्ट्रांग रहेगा, और ये जो रिट्रेसमेंट मूव जितनी वीक रहेगी उतना ही ट्रेंड स्ट्रांग रहेगा। तो कहने का मतलब ट्रेंड के डायरेक्शन की मूव स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके अगेंस्ट जो मूव होती है रिट्रेसमेंट वो वीक रहना चाहिए। तो रिट्रेसमेंट मूव इज मूव अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, इट इज अ वीकर एंड ऑफ द ट्रेंड एंड स्ट्रांग रिट्रेसमेंट इंडिकेट वीकनेस इन द प्राइमरी ट्रेंड। मतलब जो प्राइमरी ट्रेंड जो है उसमें वीकनेस है अगर रिट्रेसमेंट मूव बढ़ रही है तो, एंड इट इंडिकेट पॉसिबल टॉप फॉर्मेशन और रिवर्सल इन द ट्रेंड। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट था, फिर मार्केट एक अप ट्रेंड में गया, यहाँ पे हाई बनाया, इस जो प्रीवियस हाइस थे उनको ब्रेक करके फिर लो आया, लेकिन ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब यहाँ पे मार्केट जो है अप ट्रेंड में गया। तो अब ये ट्रेंड के डायरेक्शन में ये जो मूव हो रही है ये ट्रेंडिंग मूव है, ये देखो 1 2 3 है ना। तो ये देखो ये ट्रेंडिंग मूव यहाँ पे बड़ी है, इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी ट्रेंड है अप ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है। रिट्रेसमेंट मूव ये वाली है, यहाँ पे देखो छोटी रिट्रेसमेंट हुई, इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, बायर्स काफी एक्टिव है, मतलब प्राइमरी जो ट्रेंड है अप ट्रेंड वो स्ट्रांग है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा मूव हुआ, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, जबकि ये इसने रिट्रेसमेंट लिया और ये प्रीवियस जो स्विंग हाई था स्विंग लो था उसको ब्रेक कर दिया। तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पे ट्रेंड वीक हो गया है, पॉसिबली यहाँ पे टॉप बन रहा है या इवन रिवर्सल भी हो सकता है। तो हमको इस तरह से ट्रेंड को हमको असेस करना है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, पॉसिबली टॉप फॉर्मेशन कब हो रहा है या इवन रिवर्सल तो नहीं हो रहा है, वो जानने के लिए। तो हम ये सारी चीजें अब चार्ट में देखते हैं। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से इधर जो है एक अप ट्रेंड में था, ठीक है। देखो यहाँ से ऊपर आया है, ऊपर आके यहाँ पे इसने पहली बार रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, नीचे आके फिर से यहाँ पे जाने की कोशिश किया, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया ऊपर, फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद में फिर से नीचे आया और इसने जो इसका प्रीवियस स्विंग लो था उसको ब्रेक कर दिया, फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर ये इस जोन में आया। तो ये देखिए ये जो है ना, यहाँ पे मार्केट में जो बड़ा पैसा है वो निकल रहा है, यहाँ पे मतलब क्या बोलेंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ, देखो डाउन ट्रेंड चालू हुआ अच्छा खासा, हालांकि यहाँ पे कोविड की वजह से इतना फास्ट डाउन ट्रेंड आया, मतलब फास्ट मूवमेंट आया,
लेकिन कारण कोई भी हो मार्केट में, जो फेजेस है वो वैसे ही रहेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, इसने ये लो बनाया, उसके बाद में यहाँ पे आया, इसने इसको हाई को टेम्परेली ब्रेक किया, फिर से अंदर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये लगभग 22-23 मार्च से 20 मार्च से लेके यहाँ पे ये है अगस्त तक, मतलब 6 महीना लगभग, 5-6 महीना इस रेंज में ही रहा। इसने एक बार ऊपर ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर से अंदर आ गया। फिर इसने क्या हुआ, इसका जो प्रीवियस जो स्विंग लो था उसको ब्रेक किया, क्या नहीं किया, देखो है ना, यहाँ पे इसको ब्रेक करने के पहले ही ऊपर गया, फिर से इसने रेंज को ब्रेक आउट किया, और फिर एक रिट्रेसमेंट मूव आया। ये जो रिट्रेसमेंट मूव है, ये इसने फिर से ये जो स्विंग लो था उसको ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हायर लोज बना रहा है। अब हमको देखना है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये जो स्विंग है इसको ब्रेकआउट कर देता है। जी हाँ, इसने कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो ये एक्यूमुलेशन फेज थी, एक्यूमुलेशन की जो साइकिल थी, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो चुका है, पॉसिबली मार्केट अब एक एडवांसिंग फेज में जाएगा। अब एडवांसिंग फेज में जाएगा तो इसका ट्रेंड भी चेंज होगा। यहाँ पे जो है रेंज बाउंड मार्केट था, वहाँ पे एक अप ट्रेंड में गया। कैसे पता चला, जैसे ही ये इसका स्विंग हाई को ब्रेक किया, मार्केट एक अप ट्रेंड में गया। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड का स्ट्रेंथ हम असेस कैसे करेंगे कि देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट वीक था, उसके बाद में प्राइमरी जो मूव है ट्रेंडिंग में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव आया, उसके बाद में ये रिट्रेसमेंट आया। इस मूव के कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटी मूव है। उसके बाद में फिर से ऊपर गया ट्रेंडिंग मूव, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट आया। हालांकि ये रिट्रेसमेंट लगभग 50% तक है प्राइमरी मूवमेंट की, ट्रेंडिंग मूव की। उसके बाद में फिर से एक बड़ी मूव आई। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर एक ट्रेंडिंग मूव आई, लेकिन ये ट्रेंडिंग मूव की कंपैरिजन में काफ़ी मतलब छोटी मूव है। उसके बाद में जो रिट्रेसमेंट जो आया वो काफ़ी बड़ा है, लगभग 100% का रिट्रेसमेंट हुआ। मतलब ये जो लो है इसके पास में आ गया, और वहां के बाद उसके बाद में ऊपर गया। जब ऊपर गया मार्केट तो इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, है ना, जबकि उसके हाई के पहले ही इसने जो प्रीवियस स्विंग लो बनाया था उसको ब्रेक कर दिया। ये देखिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि मार्केट अब पॉसिबली एक डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो या तो फिर एक रिट्रेसमेंट अगर होता है तो एक अच्छा खासा बड़ा रिट्रेसमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज वाला जो प्राइस रेंज था उसमें आ गया है। तो ये अब पहले जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो ये रेजिस्टेंस करके काम कर रहा था, और एक वॉल्यूम के साथ इसने इसको ब्रेक किया। जब वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया तो फिर से ये आया यहाँ पे, और जो अभी क्या बोलेंगे इसको कि रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में टर्न हो गया, और यहाँ से फिर ये फिर से ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, उसके बाद में ये आया ही नहीं यहाँ पे। तो अभी भी ये अप ट्रेंड में है। उसके बाद में एक बड़ा रिट्रेसमेंट आया, और यहाँ पे जो है जो इसका हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, जबकि इसके लो को ब्रेक कर दिया। तो अभी हम बोलेंगे कि एसबीआई का जो ट्रेंड है वो वीक है, ये अभी एक डाउन ट्रेंड में है। जब तक कि ये इसका जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक नहीं कर देता है विदाउट ब्रेकिंग दिस लो, तब तक कि हम कहेंगे कि एसबीआई जो है अभी डाउन ट्रेंड में है। तो 465 के ऊपर अगर निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम बोलेंगे कि ये इसका एक ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड रिज्यूम हो गया है। तो देखिए वैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में ही रहता है। आप 50 साल 100 साल का हिस्ट्री देख लो, बीच बीच में करेक्शंस आते रहते हैं, कुछ छोटे करेक्शन रहते हैं, कुछ बड़े रहते हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो ऊपर जाने के लिए बना है, ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। तो जो ये डिक्लाइनिंग फेज और एक्यूमुलेशन फेज होते हैं, यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा लगाते हैं, उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर जाता है। नीचे आने के लिए रीजन कोई भी हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर जाने के लिए बना है। तो आइए देखते हैं हम अभी कैंडलस्टिक के बेसिस पे एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक होता क्या है, ये एक चार्ट पैटर्न है जिसमें हमको ओपन हाई लो और क्लोज प्राइस पता चलती है। तो इसका वीडियो आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है कैंडलस्टिक के बारे में तो मैंने भी एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और उसके बाद में आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप कैंडलस्टिक के बेसिक के बारे में जानते हैं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया। इसके पहले जो आईसीआईसीआई बैंक है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। अब हम इधर मतलब देख सकते हैं, है ना, ये देखिए, है ना, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। तो अभी हमको यहाँ तक, यहाँ से ओपन हुई एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में, क्या ऊपर गया प्राइस, और ये यहाँ पे इसने एक टॉप बनाया। टॉप बनाया कैसे पता चला हमको कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया, इसने ये लो बनाया, उसके बाद उससे हमको पता चला कि यहाँ पे टॉप बना है। तो अभी तक यहाँ
तक हमको यही पता है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अप ट्रेंड में है। अब हम देखेंगे कि क्या ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, कैसे पता चलेगा कि अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या डाउन ट्रेंड या रेंज बाउंड मार्केट में जा रहा है। तो अब देखिए ये यहाँ तक गया है ना, ये यहाँ पे किसने स्विंग बनाया, फिर ये नीचे आने की कोशिश किया, उसके बाद में इसने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अप ट्रेंड में है। तो अब अगर ये अप ट्रेंड में है तो इसका जो स्विंग हाई था प्रीवियस, इसको इसने ब्रेक कर देना चाहिए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके निकल जाना चाहिए। तो क्या इसको ब्रेकआउट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ से जो है इस लेवल से इसने फिर से रिवर्सल ले लिया, वापस आ गया नीचे, और इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था ये वाला कैंडल का 422.6, इसको इसने इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमको क्या पता चलता है कि मार्केट जो है वो अभी अप ट्रेंड में नहीं है, एक डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। यहाँ पे होल्ड भी नहीं कर रहा है। अगर ये फिर से इस प्राइस रेंज के अंदर जाके होल्ड करता तो हम बोलते कि ये एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया, लेकिन इसने इसको प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, मतलब ये डाउन ट्रेंड में गया। तो अब हम एंट्री कैसे लेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में जब गया तो ये यहाँ तक आया है ना, यहाँ तक आया, यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश किया, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ तक गया है ना। अब देखो ये स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, जो इंटरडे ट्रेडर्स है या जो इंटरडे बेसिस पे कुछ परचेस या सेल करना चाहेंगे उनके हिसाब से ही ठीक रहेगा। तो ये इसने जो ये स्विंग लो है इसको ऊपर नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और ये नीचे आने लगा, तो इसका जो स्विंग लो था इसको ब्रेक किया। जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक किया हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं ये कैंडल के लो पे, और हमारा स्टॉप लॉस ये कैंडल का हाई के जस्ट ऊपर रहेगा। तो अब हम एंट्री बनाने के लिए क्या देखेंगे, या तो एक इस टाइप का जो है शूटिंग स्टार कैंडल बनना चाहिए, या बाय करने के लिए एक हैमर बनना चाहिए। देखिए एक हैमर है, या हैमर बोल सकते हैं इसको, या तो फिर एक ये बेयरिश एंगल्फिंग, मतलब इसका जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरा रेड कैंडल ने पूरा एंगल्फ कर लिया है, या बुलिश एंगल्फिंग भी होता है। यहाँ पे कहीं दिखे ये वाला देखिए बुलिश एंगल्फिंग है। तो ये कैंडल का नाम याद रखना आपको जरूरी नहीं है, बस इतना समझ लो कि अगर बॉडी का साइज बड़ा है कैंडल का तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, बड़ी बॉडी है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव दे रही है। ये देखो ये कैंडल ऊपर ओपन हुई और नीचे क्लोज हो गई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, तो ये स्ट्रेंथ बताती है हमको मूवमेंट की। तो हम उसके बेसिस पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसने जैसे ही इसको ब्रेक किया लो को, हम एंट्री कर लेंगे। फिर हम इंट्राडे प्लेयर्स है तो 1:2 1:3 का रेशियो रख सकते हैं, ये हमको प्री डिफाइन करना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम कैसे डिसाइड करेंगे और क्या टारगेट रहना चाहिए ये हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसमें एंट्री कैसे लेंगे वो बताए डिस्कस करें। तो एंट्री ले लिया हमने, इंट्राडे प्लेयर है तो मार्केट क्लोज होते होते हमको जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है उसके हिसाब से एग्जिट कर लेंगे। अगर हम स्विंग ट्रेडर है या ट्रेंड ट्रेडर है तो हम ये ट्रेंड जब तक कि चेंज नहीं होता तब तक के मार्केट में रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मार्केट काफी टाइम तक होल्ड किया, यहाँ पे हायर हाई बनाते जा रहा है, हायर लो बनाते जा रहा है, बट हायर हाई नहीं बना रहा है। देखिए ये यहाँ से इसके ये कैंडल से ये रिवर्सल ले रहा है ना, इसका हाई जो है ये कैंडल का लो जो है इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इसने ब्रेक डाउन दिया है ना, तो अब इसको ब्रेक डाउन दिया तो हमको देखना है क्या ये इस स्विंग हाई जो था इसका इसके ऊपर जा रहा है या इसके पहले से ही रिवर्स ले रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई और इसने इसके पहले से ही रिवर्स ले लिया, तो हम ये कैंडल पे सेल करेंगे और कर सकते हैं, मतलब इंटरडे बेसिस पे। तो देखिए अगर हम वहाँ पे सेल करेंगे तो अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड, मतलब हमको इंटरडे बेसिस पे भी एक 1:2 3 इवन 4 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता था। और हम अगर यहाँ पे एंट्री लेके हम अगर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो भी हमको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो जब तक कि ये प्रीवियस स्विंग जो है उसको ब्रेक नहीं करता, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे अगर हम ये है ट्रेंड ट्रेडर है तो इस तरह से हमको देखना है कैंडल स्टिक का जो है हमको प्राइस मूवमेंट के बारे में क्या बता रहा है, कलेक्टिव इमोशंस बताती है बेसिकली वो। तो बायर्स कंट्रोल में है या सेलर कंट्रोल में है, और सिंपल सा अगर हम कहें तो इसमें लॉस किसको हो रहा है प्रॉफिट किसको हो रहा है देखना है, क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर है यहाँ पे इसने सेल किया है, तो क्या इस कैंडल पे सेल करने वाले को लॉस हुआ है? नहीं हुआ है। जिन्होंने इस कैंडल में बाय किया होगा उनको लॉस हुआ है, उनकी पोजीशन जैसे ही स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है कट रही है, उनका लॉस में जा रही है पोजीशन, तो वो कटेंगे निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब वही है कि हमको यही देखना है कि इसमें प्रॉफिटेबल कौन है और लॉस में कौन है, क्या इस कैंडल पे सेल करने वाले प्रॉफिट में है, अगर हाँ तो नीचे जाएगी स्टॉक प्राइस। अगर इस कैंडल के सेल पे सेल करने वाले अगर लॉस में है
तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगी, तभी तो ये लॉस में आएंगे, तभी ये यहाँ की पोजीशन एग्जिट करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो इस तरह से हमको सोचना है कि मार्केट में क्या इमोशन स्ट्रांग है, मतलब बायर्स की स्ट्रांग है या सेलर्स की स्ट्रांग है, उसके पीछे का रीजन कुछ भी हो, लेकिन कैंडलस्टिक हमको वही बताता है। तो फ्रेंड वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो होप इस वीडियो से आपको ट्रेडिंग में फ़ायदा होगा। और कैंडलस्टिक के बारे में और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में एक दूसरे वीडियो है, वो आप देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।